हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई सब मस्त चली बच्चों। तो बेटा हम लोग डायनामिक्स के बेटा अगले वीडियो में आ गए हैं। और बेटा आज हम लोग इलास्टिक स्ट्रिंग का केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हुक्स लॉ वगैरह के बारे में बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है। देखो हम लोग बेटा आज पढ़ने वाले हैं इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हुक्स लॉ क्या होता है। देखो ध्यान दो बच्चों, इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें हुक्स लॉ क्या होता है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे इलास्टिक स्ट्रिंग आप जानते हैं ना, खींचने वाली जो स्ट्रिंग खींचती हो, जैसे ये स्ट्रिंग देखो खींच रही है। तो क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग को खींच के छोड़ते हैं, मान लो ये स्ट्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये वाला इसका जो एंड है ये फिक्स है, ये वाला एंड मान लो इसका फिक्स है, और इस वाले एंड को मान लीजिए हम लोग खींच रहे हैं। तो ऐसे इस एंड को, इस वाले एंड को, लेफ्ट वाले एंड को मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैं खींचता हूँ। तो जैसे जैसे मैं खींचूंगा इस पर फोर्स बढ़ेगा, और ये जो फोर्स होगा ये इसको इधर वापस लाने की कोशिश हमेशा करेगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं खींचूंगा वो फोर्स इसका बढ़ेगा, और वो फोर्स इसको इधर वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैं खींच के छोड़ूंगा तो देखो ये वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। बल्कि पोजीशन में ही नहीं, ये जैसे ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है और मैंने इसको ऐसे खींचा, तो जब मैं खींच के छोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, ये देखो पीछे तक जाएगी, मतलब अपनी पोजीशन में तो आएगी, फिर वापस पीछे जाएगी, और पीछे जाने के बाद फिर दूर जाके ये रुकेगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर केस होगा। तो अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, हुक्स ने ये बताया प्रैक्टिकल करके उसने बताया, एक्सपेरिमेंट उसने किए, और उसने बताया कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ऐसा मानिए कि वो फोर्स इस सेंटर की तरफ होता है, तो वो भी एक प्रकार का अपना सेंट्रल फोर्स हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई जो अपना फोर्स होता है, फोर्स का सेंटर होता है, तो फोर्स उसी की तरफ उसको खींचता है। तो उसने बताया कि इस पर जो फोर्स लगता है वो स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को वापस लाने की कोशिश करता है, और वो फोर्स हमेशा इसी ओ पॉइंट की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल वही एसएचएम और इनवर्स स्क्वायर लॉ से मिलता जुलता केस यहाँ पर हो गया, है ना। अच्छा, जैसे इसको तो खींच सकते हैं, दबा नहीं सकते, दबाएंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन स्प्रिंग में दोनों चीज़ें हैं, स्प्रिंग को खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। तो जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो फोर्स अपोजिट लगेगा, और जब उसको दबाएंगे तो फोर्स फिर अपोजिट लगेगा। तो वो फोर्स कितना लगेगा, कैसा लगेगा, ये हमको देखो यहाँ पर आज पढ़ना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसा केस होता है कि जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, और O से A तक ये इसकी नॉर्मल लेंथ है ना। मान लीजिए ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी नॉर्मल लेंथ है O से A तक, और ये नॉर्मल लेंथ मान लीजिए हमारी L है। O से A तक क्या है, ये हमारी L जो है ये स्प्रिंग की है नॉर्मल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, उसको A से B तक खींचा। मान लो हमने उसको A से B तक यहां पर खींचा। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं, थोड़ा सा यहां बनाते हैं बीच में। मान लो ये O है, O से A तक इसकी नॉर्मल लेंथ है, और हमने इसको A से B तक यहां पर खींचा। मान लो ये इसकी नॉर्मल लेंथ L है, और हमने इसको ये A डिस्टेंस खींचा, है ना। मतलब A टू B हमने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस A। मतलब A डिस्टेंस से हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को B की साइड में खींचा। O इसका एंड जो है वो फिक्स है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारी x है टोटल O से लेकर के, और क्या होगा जब हम इसको B की तरफ खींचेंगे तो उसमें एक फोर्स यानी कि एक टेंशन काम करेगा, जो A की तरफ उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। उसमें टेंशन हमेशा काम करेगा। अब ध्यान रखना, ये जो टेंशन की वैल्यू होगी ये होगी लैम्डा इंटू एक्स माइनस एल अपॉन एल।
यानी कि लैम्डा इंटू ए बाई एल। तो ये जो टेंशन होगा जो स्प्रिंग पर लगेगा या जो स्ट्रिंग पर लगेगा वो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, और ये टेंशन हमेशा इसी ओ की डायरेक्शन में होगा, है ना। और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी लैम्डा ए बाई एल। ए क्या है, जितना हमने उसको एक्स्ट्रा खींचा है, या x माइनस एल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये l है, तो x माइनस एल ए ही हो गया। और लैम्डा जो है एक प्रकार का कांस्टेंट होता है जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। लैम्डा जो है एक कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है नेचर पे। किसके नेचर पे? मटेरियल के नेचर पे, ठीक है। मटेरियल, जिस मटेरियल की स्ट्रिंग या स्प्रिंग बनी है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये हमें दिया जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम लोग बच्चों यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हमें क्या करना है, इस मोशन को डिस्कस करना है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, अब हमें इस मोशन को डिस्कस करना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसी को हम हुक्स लॉ कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स ने बताया कि भाई अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को खींचेंगे तो उसमें टेंशन की वैल्यू ये होगी। ए डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिससे हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है। ए वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से हमने अपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है। एल उसकी नॉर्मल लेंथ है, ध्यान रखो, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान दो। इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। टेंशन बराबर होगा लैम्डा इंटू ए बाई एल। लैम्डा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। देखो ध्यान दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम इस मोशन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, देखो मान लो हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया और उस टेबल पर मैंने क्या किया, एक एंड ओ जो है वो स्ट्रिंग का मैंने फिक्स कर दिया। मान लो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है। ए उसकी मान लीजिए नॉर्मल लेंथ है ना। मान लीजिए हमने कहा कि ये ए है और ये ए उसकी नॉर्मल लेंथ है ना। देखो ये है एक टेबल, ये टेबल कैसी है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है ये, ठीक है। तो मतलब ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। फ्रिक्शनलेस टेबल मैंने ले लिया। फ्रिक्शनलेस इसलिए क्योंकि मतलब वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो एक फोर्स एक्स्ट्रा हो। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का हमेशा विरोध करता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, है ना। आगे चल के फ्रिक्शन पढ़ना हम लोगों को। फ्रिक्शन क्या करता है, ये हमेशा आपके मोशन का विरोध करता है, तो उसको भी आगे चल के हमको पढ़ना पड़ेगा, अभी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस टेबल पर हमने क्या किया कि ये हमारी मान लो स्ट्रिंग है ओ ए, तो हमने स्ट्रिंग को क्या किया, बी तक खींचा, और स्ट्रिंग को हमने बी तक खींचा। मान लो हमने इस एंड पर एक मास m बांध दिया, है ना। तो मान लो कि ये ओ ए इसकी नॉर्मल लेंथ है, ओ ए इसकी नॉर्मल लेंथ है मान लीजिए, और ये स्ट्रिंग ओ पर फिक्स्ड है। हमने क्या किया, ए पर एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल ऑफ मास m हमने क्या किया, बांध दिया। टाइट, टाइट का मतलब बांध दिया, ठीक है। ए पर हमने क्या किया, एक पार्टिकल था मास m का, उसको हमने स्ट्रिंग से बांध दिया। ए पर हमने एक पार्टिकल था मास m का, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया, और हमने क्या किया, उसको बी तक स्ट्रेच किया, है ना। एंड स्ट्रेच अप टू बी, बी तक हमने उसको स्ट्रेच किया, और जहां पर ये जो ए बी लेंथ है ये बी है, और स्ट्रेच करने के बाद रिलीज कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको रिलीज कर दिया, है ना। हमने उसको स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल लेंथ यहां तक खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वापस आएगा। जब हमने उसको छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद क्या होगा, वो वापस आएगा।
जब वापस आएगा तो मान लो वापस आते समय एक पॉइंट P था और ये डिस्टेंस यहाँ से x थी और हम उसका P पॉइंट पर मोशन कंसीडर कर रहे हैं। जब वो वापस आएगा तो क्या हुआ कि हमने मान लिया कि हमने मोशन को t बराबर जीरो कहाँ है, B पॉइंट पर। B पॉइंट पर मैंने कहा मान लो हमने अपनी घड़ी शुरू कर दी, B पॉइंट पर जब वो था खींच लिया हमने उसको, और खींचने के बाद हमने यहीं से उसका मोशन शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर टाइम को 0 मान लिया और इस पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। B पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो B पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी को 0 मान लिया क्योंकि खींचा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था खींच के हमने, और खींच के हमने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो वापस आएगा, तो वापस आते समय मान लो t टाइम के बाद, है ना, एट टाइम t के बाद ये मान लो P पर है। तो जब ये P पर है तो हमने P पर ही मोशन को कंसीडर किया, क्योंकि किसी टाइम पर ही हम मोशन को कंसीडर करते हैं। मोशन इज कंसीडर्ड। तो हमने कहा मान लो t टाइम के बाद वो पॉइंट P पर है, और जब वो पॉइंट P पर है तो हमने क्या किया कि हम P पर अपने मोशन को कंसीडर करेंगे, हमने ये सोचा। और मैंने मान लिया कि A से P तक की जो लेंथ है वो हमारी x है। A से P तक की लेंथ क्या हो गई, हमारी x हो गई, ऐसा मैंने मान लिया। तो अब हमने P पर जब मोशन को कंसीडर किया तो देखो क्या हुआ कि P पॉइंट पर जो टेंशन था, P पॉइंट पर जो टेंशन था मतलब जो फोर्स था वो क्या था, वो था लैम्डा x बाई ए, क्योंकि इतना स्ट्रेच किया गया है और ये इसकी नॉर्मल लेंथ है a, है ना। तो इतना स्ट्रेच किया, जितना स्ट्रेच किया लैम्डा इंटू दैश डिस्टेंस अपॉन स्प्रिंग की नॉर्मल डिस्टेंस a, है ना। ये क्या है, ये एक हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है। ये कौन सा केस है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग का केस है ना। ये हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग का केस है। तो हमने कितनी डिस्टेंस खींचा, हमने उसको x डिस्टेंस खींचा, और a क्या है, उसकी नॉर्मल लेंथ है, लैम्डा फिर वही क्या है, कांस्टेंट है ना। तो लैम्डा फिर वही कांस्टेंट है, और x जो है वो उसकी वो डिस्टेंस जितना हमने खींचा, और a वो डिस्टेंस है जो उसकी यहाँ पर नॉर्मल लेंथ है। तो लैम्डा x बाई a, ये हमारा टेंशन हो गया। टेंशन का मतलब फोर्स है, ये क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, ये एक फोर्स है। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर समझो कि फोर्स क्या होता है, m इंटू एक्सलेरेशन होता है। तो m इंटू एक्सलेरेशन बराबर माइनस लैम्डा x बाई ए होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये a की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये अपना वही फोर्स हो गया, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला फोर्स। तो वहां पर हम लोग माइनस साइन लेते हैं, आपको मालूम ही है, क्योंकि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो जैसे जैसे क्या होता है, हमारा x घट रहा होता है, v बढ़ रहा होता है ना। जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। तो इसलिए मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं, है ना, dv बाई dx होता है। तो इसलिए जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू घटती है, वैसे वैसे v की वैल्यू बढ़ती है, तभी ये क्या होता है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपको समझाया था पहले भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये तो फोर्स है, फोर्स बराबर होता है m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई am इंटू एक्स। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई तो ये तो अपना वही SHM वाला केस हो गया, क्योंकि SHM में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस म्यू टाइम x होता है। तो जब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो ये हो गई, तो ये वही अपना SHM वाला केस हो गया। तो जब ये SHM वाला केस हो गया तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई SHM की, ठीक है। कंडीशन किसकी हो गई, बोलो, SHM की कंडीशन हो गई, क्योंकि SHM में जो आपका एक्सेलरेशन था, SHM में जो हमारा एक्सेलरेशन था वो कितना था, माइनस म्यू टाइम x था। तो म्यू की जगह यहां पर ये सब कुछ आ गया, लैम्डा बाई am। और SHM के केस में हमारा टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू था।
तो म्यू की वैल्यू चूंकि ये आ गई तो इसको रख देंगे, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट लैम्डा बाई ए एम, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ए एम बाई लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा इस एस एच एम का। अच्छा, अब देखो जरा एक बात बच्चों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान दीजिए। वो बात देखो बच्चों ये है कि जैसे क्या होगा कि इस मोशन में, जरा समझो ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि इस मोशन में जब ये पार्टिकल को हमने ए से बी तक खींचा और छोड़ दिया तो ये वापस आएगा और ए तक वापस आएगा। अब जब ये ए तक वापस आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ अपनी स्पीड होगी, तो ए पर जो स्पीड होगी उसी स्पीड को लेके ये वापस जाएगा। लेकिन ए तो उसकी नॉर्मल लेंथ है, ओ ए क्या है, उसकी नॉर्मल लेंथ है। तो जब हमने इसको ए से बी तक खींचा तो खींचने के बाद जब ये वापस आ रहा था, तो जब ये ए पर, देखो जब तक वो ए पर नहीं आता तब तक स्प्रिंग में टेंशन रहेगा क्योंकि उसमें खिंचाव है, उसमें स्ट्रेच है। भाई जैसे ही आपने ओ ए इसकी नॉर्मल लेंथ है, आपने इसको यहाँ तक खींचा, तो जैसे इसे खींचोगे उसमें खिंचाव आएगा, वो खिंचाव इधर काम करेगा, उसमें टेंशन उसको वापस एक ही तरफ ले जाएगा। तो जब आपने खींच के छोड़ दिया तो उसमें जो फोर्स था उसको वापस ला रहा था। लेकिन जैसे स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ गई, स्ट्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ गई, तो स्ट्रिंग जब नॉर्मल लेंथ पे आ गई तो वो फोर्स काम करना बंद कर हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। जब एक्स जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। भाई एक्स जितना आप खींचेंगे उतना ही फोर्स बढ़ेगा। देखो क्या है, लैम्डा बाई ए इंटू एक्स, तो जितना आप खींचेंगे उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए पर आके फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस स्ट्रिंग के पास इस वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि देखो जैसे ये मान लो इसकी नॉर्मल लेंथ है और हमने इसको खींचा, तो खींचने के बाद वापस आके यहाँ नहीं रुकेगी बल्कि पीछे निकल जाएगी। देखो ऐसे, देखो ये क्योंकि हमारा हाथ पड़ रहा है ना, ऐसे देखो पीछे निकल गई है। तो जब ये पीछे निकल जाएगी उसी स्पीड को लेकर के, तो क्या होगा, मान लो ये हमारा पॉइंट ओ यहाँ पर है, मान लो ये हमारा पॉइंट ओ जो है वो यहाँ पर है, ऐसे करके, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी ए है। तो जब ये ए पर वापस आएगी तो फिर इसके पास कोई स्पीड होगी, उसी स्पीड को लेके वापस जाएगी, और वापस जाने के बाद मान लो ये फिर से इसकी नॉर्मल लेंथ है, तो इस नॉर्मल लेंथ के बाद भी ये रुकेगी नहीं और पीछे जाएगी। लेकिन जैसे ये और पीछे जाएगी इसमें वही इसका देखो स्ट्रेच शुरू हो जाएगा। जैसे ये और पीछे जाएगी तो और पीछे जाने का मतलब स्प्रिंग में जो है वो स्ट्रेच शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेच शुरू होने का मतलब फिर उस पर एक फोर्स लगने लगेगा जो उसको वापस ओ पर लाने की कोशिश करेगा। बात समझे? क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग यहाँ पर आएगी तो नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है मान लीजिए स्प्रिंग की, फिर ये वापस पीछे जाएगी अपनी स्पीड से, तो यहाँ पर फिर इसकी नॉर्मल लेंथ आ जाएगी, और नॉर्मल लेंथ के बाद फिर ये रुकेगी नहीं, पीछे जाएगी, फिर स्ट्रेच होना शुरू होगा। जैसे जैसे स्ट्रेच होगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी डैश है, तो फिर इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स के वजह से उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। मान लो बी डैश पर उसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी, तो बी पर उसकी स्पीड जीरो थी और वापस बी डैश पर फिर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर। तो जैसे ही फोर्स इधर लगेगा तो इसलिए क्या होगा, ये इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी और बी डैश पर बिल्कुल रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर ये क्या होगा, वापस आने की कोशिश करेगी। देखो यहाँ पर क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग ली है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, तो इसलिए वापस ये नहीं आती हुई दिख रही है। अदरवाइज क्या होगा, जब हम खींचेंगे तो वापस आके फिर इधर देखो वापस मारेगी ये, क्योंकि ये परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग की बात हो रही है और टेबल जो स्मूथ दी गई है, कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा वापस आती दिख रही है, आई वापस ना, लेकिन नीचे लटक जा रही है क्योंकि इसके पास वेट है, इस स्ट्रिंग के पास अपना वेट है। तो यहाँ पर जो है ना वो स्मूथ स्टेबल है, और स्मूथ टेबल है तो उसको नीचे जाने नहीं दे रहा है, वो टेबल पर रखा गया सब कुछ, और टेबल भी फ्रिक्शनलेस है तो वापस आ जाएगी। देखो यहाँ वापस तो आ रही लेकिन नीचे गिर रही है, देखो फिर वापस आई लेकिन नीचे गिर गई, देखो ऐसे, देखो समझो ध्यान से, देखो फिर वापस तो आई लेकिन नीचे गिर गई क्योंकि इसका वेट है। अगर मैं टेबल पर रखता
और टेबल स्मूथ होता, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो नीचे नहीं गिर पाती, वापस आती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि ये परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बी डैश पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये वापस आएगी, और वापस आने के बाद फिर यही पूरा मोशन ट्रेस करके बी पर 0 होगी। तो जैसा इसका मोशन ए से बी में है, वही इसका मोशन ए डैश और बी डैश में भी होगा, और जैसा इसका मोशन ओ ए में है, वैसा ही मोशन ओ ए डैश में होगा। अच्छा, इसमें जो मोशन है उसमें कोई फोर्स नहीं है, यहां से यहां तक का जो मोशन है ना, उसमें कोई फोर्स नहीं है। इस मोशन में फोर्स है, फोर्स मतलब यही टेंशन है, इस मोशन में भी टेंशन है, और टेंशन हमेशा ओरिजिन की तरफ काम कर रहा है। यहां पर भी जब स्ट्रिंग वापस आ रही है, जो टेंशन है वो ए की तरफ काम कर रहा है, यहां पर भी जब ये स्ट्रिंग वापस आ रही है, जो टेंशन है वो ए डैश की तरफ काम कर रहा है। ठीक बात है। देखो, अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन है माइनस लैम्डा एक्स बाई ए एम, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, इसको लिखेंगे v dv बाई डी एक्स, क्योंकि हमें स्पीड और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो हो गया माइनस लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स। अब देखो क्या हुआ, v dv बराबर माइनस लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, देखो यहां से हो गया वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा बाई ए एम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ए होगा। अब देखो क्या हुआ कि चूंकि x बराबर, जब हम b ले लेंगे, x की वैल्यू b ले लेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। a को निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर b पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हमने x की वैल्यू को b ले लिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, 0 बराबर माइनस लैम्डा बाई ए एम, लैम्डा बाई ए टू ए एम, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 2 ए एम इंटू बी स्क्वायर। ये ए की वैल्यू वापस इसी में रख देंगे। ठीक बात है, तो ये ए की वैल्यू जो है ये वापस हम लोग इसी में रख देंगे। लिखो जल्दी बच्चों। तो जब ये ए की वैल्यू हम लोग वापस देखो इसी में रखेंगे, तो हमें वी स्क्वायर की देखो यहां से वैल्यू मिलेगी, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस लैम्डा बाई 2 ए एम एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू रख दी, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 ए एम बी स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 बराबर लैम्डा बाई 2 ए एम, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा बाई ए एम ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये हमारा v और x में रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और x में हमारा देखो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो a पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें, x को 0 पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाई ए एम इंटू बी स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी है ये ए पॉइंट की वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है बोलो, ए पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है। तो अगर हम v1 की वैल्यू निकालें, देखो प्लस माइनस आता, मैंने बताया था माइनस लिया जाता है, तो माइनस अंडर रूट लैम्डा बाई ए एम इंटू बी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बोलो वेलोसिटी एट ए है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी जिसको मैंने v1 मान लिया। अब क्या होगा कि इसी वेलोसिटी से जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी है, क्योंकि इसके बाद फोर्स तो 0 हो जाएगा, जब फोर्स 0 हो जाएगा तो इस मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को कम ज़्यादा करता है। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि F बराबर ma होता है। तो जब फोर्स खत्म है तो एक्सेलरेशन भी खत्म है। तो क्या होगा, जब बॉडी ए पर आ जाएगी तो ए के बाद फोर्स खत्म हो जाएगा,
तो जो ए पर उसको स्पीड मिली हुई है उसी स्पीड से वो ए से ए डैश तक ट्रेवल करेगी लगातार, है ना। तो अब क्या होगा कि इसी स्पीड से बॉडी जो है ये स्पीड इसकी हो जाएगी कहां पर, ए पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पर ये स्पीड होगी, तो विद स्पीड b1, विद स्पीड b1 स्पीड को लेकर ये क्या करेगी, बॉडी ए से ए डैश में मोशन करेगी और इस दौरान कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। तो ये जो v1 स्पीड है ये इस दौरान इसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसीलिए ए से ए डैश में जो टाइम लगेगा, ए से ए डैश में देखो जो भी हमको यहां पर क्या होगा कि कुछ टाइम लगेगा, ऐसे समझो आप। यहां पर ए से ए, अब देखो जैसे क्या होता है, जो हमको टाइम लगेगा ए से ए डैश में, बात समझ गए बच्चों। देखो पहले तो ये देखो कि हमें ए से बी में कितना टाइम लगेगा। देखो जैसे ये जो मोशन है ना, ये मोशन अपना एसएचएम का मोशन है और उस एसएचएम का टाइम पीरियड ये था। लेकिन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जब बॉडी एसएचएम में रहे और अपना एक ऑसिलेशन पूरा करे। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जब बॉडी एसएचएम में रहे और अपना एक ऑसिलेशन पूरा करे। लेकिन हमारी बॉडी ए से बी में एसएचएम में थी, लेकिन ये एसएचएम का 1/4 पार्ट था, क्योंकि एसएचएम तो पूरा था वो था, जो बॉडी बी से ए आती, ए से यहाँ जाती, यहाँ से यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, लेकिन वो पूरा मोशन एसएचएम का होता तब ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मोशन केवल ए बी का है, ये मोशन हमारा एसएचएम का है बस केवल, है ना। तो ये जो हमारा मोशन है, ये देखो हमारा मोशन क्या है, बोलो एसएचएम का मोशन है। ये बात समझो यहां पर ध्यान से। अच्छा, अब देखो क्या हो गया यहां पर कि यहां पर एक बात जरा बच्चों ध्यान से समझिए आप, कि जो हमारा बी से ए तक का मोशन है ये हमारा एसएचएम का मोशन है, लेकिन ये मोशन का केवल 1/4 पार्ट है, क्योंकि 1 कंप्लीट ऑसिलेशन तो है नहीं है। तो वो टाइम पीरियड उस मोशन का ये है। ये टाइम पीरियड क्या होता है भाई, जैसे कि बॉडी को एसएचएम करे, तो मैंने क्या बताया था, बॉडी को यहाँ छोड़ा गया, यहाँ पर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। तो देखो 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4, लेकिन चारों पार्ट में वो एसएचएम में रहे तब। यहाँ पर केवल एसएचएम इतना पार्ट है, तो पूरे एसएचएम का ये 1/4 पार्ट है। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि जो हमारा बी से ए तक टाइम लगेगा, जो हमारा टाइम बी से ए तक लगेगा, वो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड लगेगा। ये बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा 2π/4 और √am/λ, तो π/2 √am/λ। इतना समय लगेगा बॉडी को बी से ए तक आने में, क्योंकि ये पूरे 1/4 है। 1/4 बोलो किसका है, ये 1/4 पूरे एसएचएम का 1/4 पार्ट है, क्योंकि टाइम पीरियड कैपिटल टी वो 4 बार पूरा होता है ना, उसका 1/4 पार्ट है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये उसका 1/4 पार्ट है पूरे एसएचएम का। अच्छा, बी से ए तक टाइम लगा। अब देखो अगर मैं पूछूं कि ए से ओ तक कितना टाइम लगेगा, ए से ओ तक का टाइम, क्योंकि इस मोशन में बॉडी में कोई फोर्स नहीं है। देखो जैसे क्या होता है, S बराबर क्या होता है, ut + ½ at² होता है। तो अगर a 0 है तो S बराबर ut हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो a से o तक जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस और स्पीड, इस मोशन में देखो स्पीड कितनी है, वही जो कि इसकी ए पॉइंट पर स्पीड है, और वो कितनी है v1। तो ये हो जाएगा v1। इस मोशन में जो हमारी स्पीड है, क्योंकि जो उसको ए पॉइंट पर स्पीड मिली वही स्पीड यहां तक कांस्टेंट रहेगी, तो ए तक भी वही स्पीड होगी, ए से ओ तक के मोशन में भी वही स्पीड होगी। तो क्या हुआ कि ए से ओ तक का जो हमारा
एस बराबर क्या हो गया यूटी, क्योंकि ए टी स्क्वायर, देखो ये वही हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ये फार्मूला कब हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड v1 है तो डिस्टेंस a हो गई, तो a अपॉन v1, v1 की देखो वैल्यू ये हो गई, केवल मैग्नीट्यूड ले लो, तो अंडर रूट लैम्डा बाई ए एम इंटू बी। ठीक है, ये हमारी देखो v1 हो जाएगी लैम्डा बाई ए एम इंटू वी। बात समझे, दिख रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर लिख दें ठीक हो जाएगा। देखो कहाँ पर लिखा जाए, यहीं पर देखो, थोड़ा सा ऊपर चला देते हैं, टी ऑफ ए ओ, तो ए से ओ तक का टाइम, तो ये हो जाएगा ए अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो लैम्डा बाई ए एम और इंटू बी, ये हो जाएगा। अब दिख रहा है क्लियर, ठीक है ना। अच्छा समझो, अच्छा अब देखो कि B से A तक का टाइम ये है, A से O तक का टाइम ये है। अगर B से O तक का टाइम चाहिए तो इन दोनों को ऐड किया जाए। अगर B से A तक का टाइम चाहिए तो इन दोनों को ऐड किया जाए। बात समझे, देखो ध्यान दो, तो अगर हमें टाइम B to O चाहिए तो इन दोनों टाइम को ऐड करना होगा, टाइम फ्रॉम B to A और टाइम फ्रॉम A to O। तो ये प्लस ये क्या होगा, देखो ये भी रूट ए एम बाई लेमडा होगा, तो अंडर रूट ए एम बाई लेमडा को कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा पाई बाई 2 और प्लस बी बाई ए। देखो ये यहां पर बच जाएगा, रूट क्या हो गया बोलो, ए एम बाई लेमडा, ये ऊपर पहुंचेगा तो उसको कॉमन ले लिया, तो पाई बाई 2 प्लस बी बाई ए, देखो यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो ये B से O तक का टाइम हुआ। अब क्या हुआ, बॉडी B से A आई, A से O गई, तो जितना डिस्टेंस जो बॉडी यहां से यहां तक कवर कर रही है, फिर बॉडी इतनी डिस्टेंस पीछे जाएगी, फिर इतना वापस आएगी, फिर इतना यहां पर आएगी, तो ये एक ऑसिलेशन उसका कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, B से O तक का टाइम है। अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, इसी बॉडी का अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि B से O तक जाना, फिर क्या होगा बोलो, O से B डैश तक जाना, फिर क्या होगा बोलो, B डैश से O तक आना, और फिर क्या होगा बोलो, वापस O से B तक आना। तो इसी का 4 गुना टाइम लगेगा, तो इसी को कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट ए एम बाई लेमडा और पाई बाई 2 प्लस बी बाई ए। एक 2 को अंदर भेज दो, एक 2 को बाहर रखो, 2 ए एम बाई लेमडा तो पाई बाई 2 बी बाई ए। देखो ये इसका टाइम पीरियड यहां पर आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमको मालूम होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। और जो v का मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था बोलो, v स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हमको आना चाहिए। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बोलो, लैम्डा बाई ए एम इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और ये देखो यहाँ पर इलास्टिक के केस में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये बात बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो ये दोनों चीजें हमको मालूम होना चाहिए और ये हमसे पूछी जाएंगी, और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये क्या, सॉरी ये मैं गलती से b बाई ए लिख गया, ये तो a बाई बी ही रहेगा, सॉरी ये a बाई बी रहेगा, ये a बाई बी रहेगा ना।
भाई ये रेसिप्रोकल होगा रूट ए एम बाई लैम्डा, ये तो ए बाई बी ही रहेगा ना, ये यहाँ पर ए बाई बी के बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो है 2 अंडर रूट ए एम बाई लैम्डा पाई ब्रैकेट में 2a प्लस बी, पाई प्लस 2a प्लस 2a बाई बी। तो ये एक्सप्रेशन बेटा हमको आना चाहिए कि ये हम यहाँ पर कैसे करते हैं। तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।